कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए नहीं, अपने चेहरे को चमकाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक डाले। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार भी इस काम में केजरीवाल से पीछे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने भी अब तक अपने प्रचार पर 155 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ। महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशंस ने एक्टिविस्ट अनिल गलगली को सूचना दी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने पिछले 16 महीने में पब्लिसिटी पर 155 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें से 5 करोड़ 99 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए गए। इसी तरह से औसतन हर महीने एनडीए की सरकार ने 9 करोड़ 68 लाख रुपए केवल पब्लिसिटी पर ही खर्च कर डाले। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस सरकार के गठन के बाद से अब तक प्रचार प्रसार पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा था। 2019 में एनडीए सरकार ने 20 करोड़ 31 लाख रुपए इस मद में खर्च किए थे। साथ ही टीकाकरण अभियान के प्रचार प्रसार पर सरकार ने 19 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं इसके अगले साल यानी 2020 की बात करें तो इसमें उद्धव सरकार ने 26 विभागों के पब्लिसिटी कैंपेन पर 104 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए। महिला दिवस के मौके पर प्रचार प्रसार के अभियान में 9 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए गए। नेशनल हेल्थ मिशन के विज्ञापनों में 22 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हुए। साथ ही स्पेशल पब्लिसिटी कैंपेन पर 22 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हुए। महाराष्ट्र के शहरी विकास मिशन पर 6 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 करोड़ 42 लाख रुपए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर पब्लिसिटी पर खर्च किए, जिसमें से 2 करोड़ 25 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए गए। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने 18 करोड़ 63 लाख रुपए तो शिव भोजन अभियान में 20 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें से 5 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च किए गए। वहीं मौजूदा साल यानी 2021 की बात करें तो इस साल पहले 2.5 महीने में ही 12 विभागों ने पब्लिसिटी में 29 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च किए। इसमें से 15 करोड़ 94 लाख रुपए स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने खर्च किए। जल जीवन मिशन की पब्लिसिटी के लिए 1 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए गए, जिनमें से 45 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च हुए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पब्लिसिटी पर 2 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किया, जिनमें से 20 लाख रुपए सोशल मीडिया पर। इस तरह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 50 लाख रुपए में 48 लाख सोशल मीडिया पर खर्च किए। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। अनिल गलगली का कहना है कि पब्लिसिटी के लिए खर्च किए गए ये आंकड़े काफी ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का खर्च संदेह बढ़ाने वाला है और क्रिएटिविटी के नाम पर किए गए खर्च भी संदेहास्पद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वे प्रत्येक विभाग द्वारा पब्लिसिटी पर खर्च की गई रकम को उनके नामों की सूची के साथ इंटरनेट पर प्रकाशित करवाएं, जिन्हें इसका लाभ मिला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 246 करोड़ रुपए इस साल का पब्लिसिटी बजट रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के दौरान पब्लिसिटी पर मात्र 26 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फडणवीस ने पूछा कि आखिर ये पब्लिसिटी क्यों की जा रही है, किस योजना के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब 2019 में एनडीए की सरकार बनने के बाद से अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, इस सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है, तो पब्लिसिटी क्यों। उन्होंने मांग की कि पूरे खर्च का विवरण जारी किया जाए ताकि पता चल सके कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए इन नेताओं ने क्या क्या किया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पार्टी की ऐसी तैसी करवाने वाले अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटाने के लिए अधीर हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी की जगह लोकसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ले देकर शशि थरूर का नाम सामने आया, लेकिन उन पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार का भरोसा कुछ कम है। इस पद के लिए जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वह नाम राहुल गांधी का है। हालांकि कांग्रेस के ही नेताओं का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को अभी इस पर खुद निर्णय लेना है। लोकसभा में नए नेता की नियुक्ति के लिए कांग्रेस में विचार चल रहा है। कांग्रेस के 2 नेताओं का कहना है कि अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इसकी पूरी कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी इस पद के लिए मान जाएं। इन नेताओं का ये भी कहना है कि अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पार्टी के बाहर किसी अन्य को दी जा सकती है।
ये उन 23 नेताओं की भी मांग पूरी होने जैसा होगा जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बदलाव की मांग की थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर निर्णय बाद में लिया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यकाल 2022 तक है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि कांग्रेस में हर कोई नहीं चाहता है कि राहुल गांधी इस पद पर नियुक्त हों। मौजूदा समय लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार संसद में उपस्थित न होने के लिए हमला करती रही है। साथ ही संसदीय कमेटी की बैठक में भी उपस्थित न होने पर उन पर निशाना साधती रही है। अब अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए जाने लगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। उनके कुछ सहयोगियों ने ही माना है कि वह लोकसभा में पार्टी के कामकाज को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नए नेता की जरूरत है। और राहुल गांधी अगर इस पद को स्वीकार कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अपने अस्थिर निर्णयों की वजह से चर्चा में रहने वाले राहुल इस पद को स्वीकार करेंगे, ये सवाल अब भी सबसे बड़ा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी अपने कैबिनेट में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बदलाव को शिवसेना की वजह से टाला जा रहा था। लेकिन अब वह किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच डील लगभग पक्की हो गई है। देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे और महाआघाड़ी सरकार एनडीए की सरकार बन जाएगी। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के साथ दोबारा गठजोड़ के बाद बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही है और इसी वजह से पीएम मोदी की कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ है। ये कैबिनेट विस्तार किसी भी दिन हो सकता है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर विचार विमर्श हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी की कैबिनेट में जगह देकर दिल्ली बुलाया जा सकता है। फडणवीस को उद्धव ठाकरे का मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाता है और बीजेपी के साथ दोबारा गठजोड़ के बाद बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसी अटकलों को खारिज किया था और कहा था कि वे महाराष्ट्र में ही रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद के बारे में पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पिछले हफ्ते कहा कि बीजेपी में सिर्फ प्रधानमंत्री अंतिम फैसला लेते हैं। जो कुछ भी वे फैसला करेंगे सभी को स्वीकार होता है। पार्टी ने महाराष्ट्र में मुझे विपक्ष के नेता की भूमिका दी है और मैं इसे मजबूती से निभा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता है। पार्टी इस बारे में फैसला लेगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के साथ बातचीत चल रही है और अगर दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो शिवसेना को बाद में केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि दोनों पार्टियों के नेताओं में ये भाव है कि बीजेपी और शिवसेना को साथ आना चाहिए और दोनों पार्टियों का गठबंधन स्वाभाविक है। इसके साथ ही इन नेताओं एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी रेखांकित किया और कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसे लेकर सहज नहीं हैं। यही वजह है कि आशीष सिलार से मिलने अगले दिन संजय राउत ने बीजेपी शिवसेना के संबंध की तुलना आमिर खान और किरण राव से कर डाली, जो तलाक के बावजूद साथ साथ काम करेंगे। 8 जून को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर हुई व्यक्तिगत बातचीत के बाद दोनों पार्टियों के साथ आने की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया था। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद संजय राउत ने मोदी को देश का सबसे बड़ा नेता बताया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच संबंध बराबर हैं, भले ही उनकी राजनीति अलग हो। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम लोग भारत पाकिस्तान नहीं हैं, हमारे रिश्ते आमिर खान और किरण राव की तरह हैं। हमारे यानी शिवसेना और बीजेपी के राजनीतिक रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी दोस्ती कायम रहेगी। बता दें कि तलाक के ऐलान के अगले ही दिन आमिर और किरण ने एक साथ बयान दिया कि उन दोनों के बीच दोस्ती के रिश्ते कायम रहेंगे, साथ ही दोनों अपने फाउंडेशन के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि शिवसेना के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हुई कड़वाहट के बाद क्या बीजेपी की लीडरशिप पर भरोसा किया जा सकता है? फिलहाल शिवसेना की प्राथमिकता आगामी बीएमसी और ठाणे निगम चुनाव की है। वहीं अगले साल महाराष्ट्र में 10 स्थानीय निकायों के चुनाव हैं। अगर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं होता है तो मुंबई और ठाणे नगर पालिका चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की लड़ाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अजीत पवार की चीनी मिल को ईडी ने जब्त किया तो वे कहने लगे कि ऐसे जांच हुई तो देश में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा।
मतलब ये कि लोकतंत्र भ्रष्ट तरीकों से मिलों को खरीदने और सहकारी बैंक को लूटने पर ही टिका है। ईडी की कार्रवाई से बिलबिलाए अजीत पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहुत सारी बातें कही, जिनमें ये भी कहा था कि शुगर मिल एक अकेले उन्होंने ही नहीं खरीदी है, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी खरीदी है। अजीत पवार का इशारा तब नितिन गडकरी की कंपनी के द्वारा खरीदे गए 2 शुगर मिल्स की तरफ था, लेकिन अजीत पवार से 2 कदम आगे निकलकर बीजेपी ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में 30 चीनी मिलों की खरीदारी में हुए घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कराने की मांग कर डाली। दिलचस्प ये है कि इस लिस्ट में नितिन गडकरी के 2 चीनी मिलों का भी नाम है। असल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बंद पड़ी 2 सहकारी चीनी मिल खरीदकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम कुछ वर्ष पहले किया था। महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने 3 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में 30 चीनी मिलों की जांच कराने की लिस्ट सौंपी। उसमें वर्धा जिले के महात्मा सहकारी चीनी कारखाना और भंडारा जिले के वैनगंगा सहकारी चीनी कारखाना शामिल हैं। साल 2009-10 में बंद पड़े इन दोनों चीनी मिलों को नितिन गडकरी ने पूर्ति कंपनी के जरिए खरीदा था। दरअसल बंद पड़ी इन दोनों चीनी मिलों की बोली लगाने के लिए कोई भी जब सामने नहीं आया, तब इलाके के किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए नितिन गडकरी ने कारखानों को खरीदने का तय किया। ईडी की रडार पर जो चीनी मिलें हैं, उनमें मुख्य तौर पर वह चीनी मिलें हैं जिन्हें निजी कंपनीज ने खरीदा और बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से चीनी मिलों के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया गया। हालांकि नितिन गडकरी ने जो चीनी मिल खरीदी उसके लिए राज्य सहकारी बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। दोनों चीनी मिलों के लिए गडकरी ने उस वक्त राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा और बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने की बात की। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में हुए कथित 25,000 करोड़ के घोटाले के मामले में अजीत पवार के रिश्तेदार द्वारा संचालित सतारा के जरांदेश्वर चीनी कारखाने को सील कर दिया, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ईडी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में कोई और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसके पहले महाराष्ट्र में शुगर मिल जांच पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, अगर पूर्वाग्रह भरी इस मानसिकता से जांच होती रही तो देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय उन सभी पार्टियों के खिलाफ है जो कि बीजेपी के साथ नहीं है, अगर ईडी ऐसे ही जांच करता रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये स्थिति तानाशाही से कम नहीं होगी। अजीत पवार ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार एक पार्टी की मीटिंग में इस बात को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया कि दूसरी पार्टी के नेता के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि न सिर्फ एनसीपी के नेताओं ने बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने भी डिफॉल्टर साबित हो चुकी चीनी मिलों को खरीदा था, लेकिन कोई उन डील्स की चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी की दूसरी फैक्ट्रियां तो 12-13 करोड़ में बेची गई थी, एक फैक्ट्री तो 4 करोड़ में बेची गई। अजीत पवार ने कहा कि शुगर मिल पर वे अपनी पक्ष की कहानी जनता के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन वे कहना चाहते हैं कि जब तक इस सरकार के पास जनमत है वे समाज के लिए काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के नेता अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो गए। यह खबर एक हारे हुए सांसद के पार्टी बदल लेने की नहीं है, बल्कि यह बंगाल में कांग्रेस के पूरी तरह खत्म होने की खबर है। विधानसभा चुनावों के पहले विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। बंगाल चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के खिलदड़पन का खामियाजा आखिर पार्टी को उठाना ही पड़ा। अभिषेक मुखर्जी और टीएमसी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अभिजीत बैनर्जी ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। हाल में अभिजीत मुखर्जी ने सीएम ममता बनर्जी के एमपी भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के साथ बैठक की थी। उसके बाद से अटकलें और तेज हो गई थी कि वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो अब सही साबित हुई। 9 जून को पूर्व एमपी अभिजीत मुखर्जी ने तृणमूल जिलाध्यक्ष और जंगीपुर सांसद समेत कई नेताओं के साथ अपने जंगीपुर स्थित आवास पर मुलाकात की थी। उस बैठक में तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान, तृणमूल जिलाध्यक्ष अबू ताहिर, विधायक इमानी विश्वास, 2 मंत्री अखरुज्जमा और सबीना यासिम समेत अन्य लोग शामिल थे, लेकिन अभिजीत ने तब इसे खारिज कर दिया था। अभिजीत मुखर्जी जंगीपुर से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और ममता बनर्जी के साथ उनके काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अभिजीत बनर्जी ने फर्जी वैक्सीन कांड में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन किया था। अभिजीत मुखर्जी ने ट्विटर पर लिखा था कि किसी व्यक्ति विशेष की गलत हरकत के लिए पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या से जुड़े मामलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले पर ममता से जवाब मांगा था।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कृष्णनगर उत्तर से बीजेपी के विधायक मुकुल रॉय और उनके पुत्र शुभांशु रॉय के टीएमसी में घर वापसी के बाद से लगातार टीएमसी में लोग शामिल हो रहे हैं। उत्तर 24 परगना के नेता और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक सुनील सिंह के भी टीएमसी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सुनील सिंह भी शीघ्र ही टीएमसी में शामिल होंगे। सुनील सिंह के टीएमसी में घर वापसी को लेकर स्थानीय स्तर पर टीएमसी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। प्रणब मुखर्जी के बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी राजनीति में आने से पहले सरकारी नौकरी में थे। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रणब मुखर्जी के पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट खाली होने पर 2012 में अभिजीत कांग्रेस की टिकट पर वहां से चुनाव जीते। वह साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जंगीपुर से फिर सांसद चुने गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी 2004 और 2009 में 2 बार जंगीपुर से निर्वाचित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पर चौतरफा घिरी एमवीए सरकार ने बहस से बचने के लिए बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के मामलों को लेकर बीजेपी पहले से ही हमलावर रही है। हाल ही में उसने पूरे राज्य में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया था। बीजेपी इसी मसले पर विधानसभा में बहस करना चाहती थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा कराने का आदेश दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की जुगाड़ वाली सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने बीजेपी विधायकों पर गलत आरोप लगाकर 12 विधायकों को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल पर्व ने भाजपा के इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उसमें संजय कुटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भागड़िया शामिल हैं। अनिल पर्व ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसे लेकर कहा कि यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठे को उजागर किया है। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना विधायकों ने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने विधायकों को अध्यक्ष के कक्ष से बाहर ले आया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी। फडणवीस ने दावा किया कि शेलार के माफी मांगने पर मामला समाप्त हो गया। जाधव ने जो कहा वह एक तरफा पक्ष था। इससे पहले एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा सदस्यों पर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा की कार्रवाई को 4 बार स्थगित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सालों बाद लालू प्रसाद आरजेडी के मंच पर दिखे, थके और परेशान। मौका आरजेपी के स्थापना दिवस का था, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के होते हुए मंच तेज प्रताप ने लूट लिया। तेज प्रताप ने तेजस्वी से लेकर कई बड़े नेताओं को लालू प्रसाद की मौजूदगी में लपेटा। तेजस्वी पर तंज कसते हुए तेज प्रताप ने कहा कि उन्हें पूजा पाठ करने में देर हो गई थी, तभी तेजस्वी उनसे पहले मंच पर आकर बैठ गए। उन्होंने पटना के राजद दफ्तर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब भी मंच पर आता हूं तो पिताजी की तरह मनोरंजन करने का काम करता हूं। संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी को आगे जाने देना नहीं चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तेज प्रताप ने इसके बाद ये भी कहा कि वो इशारों में बहुत बातें बोल गए हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। असल में उनका इशारा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ था, जिन्हें तेजस्वी यादव के गुट का माना जाता है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के समय भी तेज प्रताप और जगदानंद के बीच खटास सामने आई थी। तेज प्रताप यादव ने कार्यक्रम में दावा किया कि वो अपने पिता लालू यादव का अनुसरण करते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि आरजेडी सुप्रीमो ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्होंने भी अपना दाखिला
बीएन कॉलेज में ही कराया। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि वो कॉलेज के क्लासरूम में ठीक उसी बेंच पर बैठते हैं जहां उनके पिता लालू यादव कभी बैठा करते थे। उन्होंने संगठन को समुद्र बताते हुए कहा कि इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए रूठों को मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग ऐसे ही हंसते हैं जैसे ये लालू यादव के बयानों पर विरोधी हंसते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता की तरह ही लोगों का मनोरंजन करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ताएं पार्टी से नाराज हैं क्योंकि उन्हें कार्यालय में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि तेजस्वी देश दुनिया में व्यस्त रहते हैं और उनके दिल्ली जाने पर कार्यक्रम में वही मोर्चा संभालते हैं। हालांकि राजद के 25वें स्थापना दिवस पर लगे पोस्टर बैनरों में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं मिली। पोस्टरों में लालू यादव की वापसी हुई है और वहीं उनके और राबड़ी देवी के अलावा सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जिसका साफ संदेशा है कि राजद का असली चेहरा वही है। वहीं मंच वाले मुख्य बैनर में सिर्फ लालू राबड़ी को रखा गया है। लालू यादव इस कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हैं। उनके साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।